जो स्कूल्स देख रहे थे हम ना, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल्स जो हैं, ठीक है, रियलिस्टिक स्कूल, तो उसमें पहले वैसे देखना तो हम लोग को चाहिए नेचुरल लॉ स्कूल को, लेकिन अभी एनालिटिकल स्कूल को देख लेते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी इससे है कि इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं इस करके, ठीक है। तो एनालिटिकल स्कूल को हम हिंदी में बोलते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा। तो आज की क्लास में हम जो जानने का प्रयास करेंगे वो ये है कि विश्लेषणात्मक शाखा जो है के अनुसार विधि शास्त्र का प्रसार क्षेत्र क्या होता है, और क्या ये आधुनिक भारतीय व्यवस्था को समझाने में सहायक है। इस प्रश्न का उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आप अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि विश्लेषणात्मक शाखा के प्रमुख समर्थकों पर टिप्पणी लिखिए, या फिर विश्लेषणात्मक शाखा के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो उन प्रश्नों का उत्तर भी आज की क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो what is the scope of jurisprudence according to the analytical school, and how far is it helpful in understanding the modern Indian legal system? और या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द ब्रीफ ऑफ एनालिटिकल स्कूल। तो इन सभी चीजों के, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर जो है आज की क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे। इंट्रोडक्शन जो है स्कूल्स के कल हम देख चुके थे, सभी स्कूल्स के। आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो आंसर लिखते हैं उनमें ये सभी चीजें जो हैं वो आ जाएं ऐसे करके। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू दी एनालिटिकल स्कूल। तो एनालिटिकल स्कूल के हिसाब से हम देखेंगे कि जो विधि शास्त्र होता है उसका प्रसार क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो विश्लेषणात्मक शाखा में किसी कानूनी व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का तार्किक विश्लेषण किया जाता है। क्या करते हैं, जो बुनियादी व्यवस्था है इसका हम क्या करते हैं, तार्किक विश्लेषण करते हैं। किसमें, एनालिटिकल स्कूल में। और कानूनी व्यवस्था मौजूद समय की भी हो सकती है, या फिर वो बीते हुए समय की भी हो सकती है, भूतकाल की भी हो सकती है, वर्तमान की भी हो सकती है, और कुछ मौजूदा समय और बीते हुए समय की भी हो सकती है। मतलब दोनों मिला के भी हो सकता है। जैसे टाइम को हम देखें ना, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो सकता है, तो यहां पे भी मिक्स करके भी ये हो सकते हैं ऐसे करके। अब देखो, जब भी हम मौजूदा कानून की व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं, विधिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं, तो इससे संबंधित शाखा या समुदाय को हम किसके नाम से जानते हैं, विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद। तो यहां पे एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद। पॉजिटिविज्म का मतलब यहां पे प्रमाणवाद हुआ। अब देखो कि ये शब्द है इसी के साथ ही है, और इसको साथ में समझिएगा कि इसमें मौजूदा कानूनी व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का क्या करते हैं, हम तार्किक विश्लेषण करते हैं, और उन सिद्धांतों का वर्गीकरण और उनके बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसका वर्णन किया जाता है। किसमें, एनालिटिकल स्कूल में। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की शाखा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं देखने का हम प्रयास करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये होती है, जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है उसमें ये विशेषता है कि यहां पे ये बोला जाता है कि जो विधियों का निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, मानव द्वारा होता है, सबसे पहली चीज। तो यहां पे ये मान के आप चलो कि एनालिटिकल स्कूल वाले क्या बोलते हैं कि प्रभु, संप्रभु जो होता है, विधियों का निर्माण संप्रभु के द्वारा होता है। मतलब जो स्रोत है विधि का, वो स्रोत विधि का क्या होगा, यहां पे विधायन होगा। तो जितने भी ज्यूरिस्ट आप देखोगे उनके लिए जब भी वो बात करेंगे कि विधि का निर्माण कैसे होता है या विधि का स्रोत क्या है, तो वो हमेशा विधायन को ही विधि का स्रोत मानते हैं। तो ये पहली विशेषता है। दूसरा है कि है और होना चाहिए। ठीक है, ये है और होना चाहिए। तो यहां पे जो है ये दोनों सिद्धांत, ये जो चीजें हैं ना, है और होना चाहिए में कोई संबंध नहीं है बोलता है। तो है और होना चाहिए का मतलब क्या होता है, विधि जैसी है तो वो है, और होनी चाहिए मतलब एक मोरल साइड होता है कि विधियों का निर्माण ऐसे होना चाहिए, या जो इसके कारण है ना, होना चाहिए और है,
इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे कि क्या अंतर होता है इन दोनों में, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ के रखो, है मतलब विद्यमान है, मतलब जो विधि जैसी है वैसी की वैसी, और होना चाहिए का मतलब होता है कि विधियों का निर्माण इस प्रकार से हो कि जनता का लाभ हो, ये हो वो, ये सब जो चीजें हैं होना चाहिए में आता है। तो विश्लेषणात्मक विचारधारा क्या करती है, हमेशा है और होना चाहिए में अंतर करती है। ठीक है। अब तीसरी विशेषता देखने का प्रयास करते हैं हम। तो देखो, सिद्धांतों की विश्लेषणात्मक जांच करते समय, जब भी हम सिद्धांतों की जांच करते हैं, तो इन सिद्धांतों से ऐतिहासिक उद्भव और विकास, ठीक है, उनका इतिहास क्या था, उनका विकास कैसे हुआ है, इनका सामाजिक ध्येय की मतलब समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर इन सब चीजों की जांच जो है वो नहीं की जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या क्या चीज को एक्सक्लूड करके मतलब अलग करके रख देंगे कि विधि का जो ऐतिहासिक उद्भव कहां से हुआ है। ठीक, जब भी हम विश्लेषण करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि विधि का उद्भव कैसे हुआ है, उसका विकास कैसे हुआ है, उसका ध्येय क्या है उस विधि का, या फिर उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी चीजों का हम अध्ययन करते समय, विश्लेषण करते समय इन सब का ध्यान नहीं रखेंगे। चौथी विशेषता यह है कि वैधानिक व्यवस्था अपने में सुसंबद्ध और पूर्ण होती है। ठीक, तो विश्लेषणात्मक विचारधारा का मानने का मतलब यह है कि जो जुडिशियल सेटअप होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है। और सुस्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। तो यह विश्लेषणात्मक विचारधारा का मानना है। तो इसी संदर्भ में हम क्या बोल सकते हैं कि हम जब भी तार्किक पद्धति द्वारा किसी कानूनी फैसले तक पहुंचते हैं, ठीक है, निर्णय तक पहुंचते हैं, विधिक निर्णय तक पहुंचते हैं, तो फैसला देने से पहले, जब भी हम फैसला देते हैं, निर्णय सुनाते हैं, तो कानूनों के जो नियम हैं, जो सामाजिक, नैतिक या राजनैतिक उद्देश्यों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। तो यहां पे जब भी आप निर्णय देंगे तो क्या करेंगे कि सामाजिक या फिर नैतिक दृष्टिकोण या राजनैतिक उद्देश्य क्या था, इन सभी चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। और ये किसके संदर्भ में है कि जब भी हम ये बोलते हैं कि वैधानिक व्यवस्था या विधिक व्यवस्था जो है वो पूर्ण होती है और अपने आप में संपूर्ण होती है, तो इसी संदर्भ में हम ये चीज बोलते हैं कि जब भी हम निर्णय देते हैं तो कानून के जो रूल्स हैं, ठीक है, उनका सामाजिक या नैतिक या राजनीतिक उद्देश्यों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब इसी संदर्भ में अगली जो विशेषता है वो देखें कि जब भी हम नैतिक निर्णय लेते हैं तो नैतिक निर्णय कभी भी उतना शक्तिशाली नहीं होता है जितना कि क्या होता है, प्रमाण होता है। ठीक, तो जब भी हम प्रमाणित करें या तर्क दें या फिर गवाही द्वारा इस चीज को साबित करते हैं, साक्षी द्वारा। तो जब हम यहां निर्णय देते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, प्रमाण, तर्क और गवाही वगैरह हैं, वो जो हैं वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं बनिस्बत किसकी तुलना में, जब भी हम कोई नैतिकता को ध्यान में रख के या सामाजिक ध्येय को ध्यान में रख के या फिर राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रख के अगर इनकी जांच करके हम निर्णय देंगे तो वो उससे ज्यादा शक्तिशाली निर्णय कौन सा होगा, जब हम इसको प्रमाण में, तर्क में या गवाही के आधार पर देंगे। तो ये सारी विशेषताएं थी आपका किसका, विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की ये विशेषताएं थी। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है तो इस चीज को आपको अलग से लिखना है। अब देखिए कि जो ज्यूरिस्ट हैं सामंड, उनके अनुसार क्या होता है कि उन्होंने विश्लेषणात्मक विचारधारा या विधि शास्त्र को, एनालिटिकल स्कूल को क्या बताया कि कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन बताया है जिनको हम देखेंगे, तो जिसमें क्या क्या है, कॉन्सेप्ट, सिविल लॉ, स्टेट सॉवरेंटी, जस्टिस, सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट, पोजेशन एंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि क्या है कि विधि की धारणाओं, ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट्स बोला जाता है, लीगल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनका विश्लेषण करता है एनालिटिकल स्कूल। नागरिक विधि, सिविल लॉ और अन्य प्रकार के कानूनों के बीच जो रिलेशन होता है उनको टेस्ट करता है, उनका परीक्षण करता है, उन संबंधों का, किसका, सिविल लॉ है और जो दूसरे प्रकार के लॉज हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है उनका ये परीक्षण करता है। कौन, एनालिटिकल स्कूल। और उन मूलभूत जो विचार हैं
उनका अध्ययन करता है जिन पर कानून आधारित होता है, मतलब विधि का जो आधार होता है उसको उन उन मूलभूत फंडामेंटल जो थॉट्स हैं, ठीक है, विचार जो होते हैं उनका अध्ययन करता है। तो उसके एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे स्टेट, राज्य, सॉवरेंटी, संप्रभुता, ठीक है, संप्रभु या प्रभु सत्ता, और जस्टिस मतलब न्याय। तो ये सब चीजें क्या हैं, कानून इन पे आधारित है, ठीक है, ये आधार है। तो इनके जो फंडामेंटल्स होते हैं इनका स्टडी करता है एनालिटिकल स्कूल। उसके बाद देखो कि सिविल और आपराधिक दायित्व, मतलब सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज जो होता है उनका विश्लेषण करता है और उनका वर्गीकरण करता है। तो जब हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे लाइबिलिटी को, तो लाइबिलिटी को देखेंगे कि चार प्रकार के लाइबिलिटीज होते हैं, उनको देखेंगे। तो उनका उनका भी अध्ययन ये एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है या फिर जो एनालिटिकल स्कूल है वो करता है। उसके बाद जैसे देखो कि अन्य जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वैधानिक प्रत्यय हैं, जैसे व्यक्तित्व होता है, ठीक है, व्यक्ति है, पर्सन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, आधिपत्य पोजीशन है, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति जायदाद, इन सब का परीक्षण करता है कौन, एनालिटिकल स्कूल। तो सामंत के हिसाब से जो एनालिटिकल स्कूल है वो इन जो विषय हैं इनका अध्ययन करता है। तो ये बोलना था आपका सामंत का। क्लियर। अब देखो हम जेरेमी बेंथम को देखते हैं। तो यहां पे देखो कि एनालिटिकल स्कूल्स जो हैं तो उनके उनके लिए क्या है, जो एनालिटिकल स्कूल्स के जो ज्यूरिस्ट हैं, ठीक है, जैसे सामंत हो गए, एनालिटिकल स्कूल को बिलोंग करते हैं। जेरेमी बेंथम है, ऑस्टिन है, ग्रे हैं, सामंत, हॉलैंड, ठीक है। तो ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण ज्यूरिस्ट हैं जिनको हम देखते हैं, और इनका जो विचार है इनके थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि विश्लेषणात्मक विचारधारा क्या है। तो एकदम से संक्षेप रूप में हमने क्या देखा है कि देखिए, जितने भी ज्यूरिस्ट हैं या फिर एनालिटिकल स्कूल के जो ज्यूरिस्ट हैं उनका मानना यह है कि विधि का स्रोत जो है वो मूल स्रोत क्या है, विधायन है, मतलब विधि जो है मानव निर्मित है। तो ये चीज आपको सारांश रूप में याद रखनी है। अब हम बात करते हैं जेरेमी बेंथम की, ठीक है। तो ये देखिए 1742 से लेकर 1832 तक का इनका काल था, और ये मतलब एक्चुअल में जैसे आपको फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल पूछा जाता है तो ऑस्टिन को बोला बोला जाता है, लेकिन जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट है कमांड ऑफ सॉवरीन जो है वो जेरेमी बेंथम से डेवलप हो, मतलब होने एक्चुअल जो था उनका था, उनको फिर डेवलप किया था ऑस्टिन ने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो एक्चुअल फादर जो है वो जेरेमी बेंथम होना चाहिए, लेकिन अभी जब जितने भी बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन का नाम आता है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, ठीक है। तो उसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्टिन। तो देखो ये जो थे जेरेमी बेंथम, ये ना घोर विरोधी थे किसके, नेचुरल लॉ स्कूल के। उनके उनका जो था ना, उनका तात्विक और ऐतिहासिक विधि शास्त्र की बहुत तीखी आलोचना करते थे वो। हिस्टोरिकल स्कूल और नेचुरल लॉ स्कूल की वो बहुत आलोचना करते थे। वो बोलते थे कि जो कानून है, जो विधि है, वो किसकी देन है, वो राज्य की देन है। मतलब यहां पे आप देखें कि विधि जो है कहां से आई है, ये राज्य की देन है, स्टेट, ठीक है, लॉ एंड स्टेट। तो ये बोलना था जेरेमी बेंथम का। तो उनकी दृष्टि से जो है, अगर इस दृष्टि से आप देखोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये पहले दिया था जेरेमी बेंथम ने, इसके बाद इसको ऑस्टिन ने कहा, ठीक है। तो इसका जो पूर्ववर्ती माने अपन तो ऑस्टिन को मानेंगे। ऑस्टिन और इनके इनके बीच में जो डिफरेंस था वो ये था कि ऑस्टिन का मानना था कि कानून की वैधता, जो वैलिडिटी होती है, को निश्चित करने के लिए हमें उसकी एक उच्चतर सिद्धांत द्वारा जांच करनी चाहिए। और ये उच्चतर सिद्धांत क्या होता है ना। यहां हम जो पढ़ रहे हैं वो जेरेमी बेंथम का थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो यहां पे ये है कि जब भी हम किसी लॉ, जैसे ये लॉ है तो इसकी वैलिडिटी को हमको चेक करना है, तो एक हमको क्या करना पड़ेगा, एक कोई इससे सुपीरियर एक थियोरी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है उनका, उनके हिसाब से क्या था, ये जो थ्योरी का नाम दिया था उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। इसको बोला जाता है उपयोगितावाद का सिद्धांत। तो ये जेरेमी बेंथम ने दिया था। तो इसकी एक अलग से क्लास लेंगे हम, ये जो थियरी है उपयोगितावाद की। तो इसमें इनका बोलना ये था, और ये जो थियरी है ना, यही थ्योरी जो है ऑस्टिन और बेंथम को अलग करती है।
ठीक है। तो ये उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, वो थियरी जो है वो ऑस्टिन और जेरेमी बेंथम के थ्योरीज को अलग करती है। इसमें यह था कि जेरेमी बेंथम का बोलना यह था कि जब भी आप विधि बनाएं, तो जब भी आप विधि बनाते हैं तो विधियों का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो सके। और इसको नापने के लिए उन्होंने क्या किया था, सुख दुख का सिद्धांत लाया था, पेन एंड प्लीजर थ्योरी लेके आए थे ये। ठीक है। तो यहां पे इनका ये बोलना था कि सब एक ही इकाई के होते हैं ना। जैसे आपको कोई किसी चीज से दुख होता है, तो वो जो दुख है, वो उस दुख को नापने के लिए क्या है कि अगर आप किसी के घर में कोई खत्म हो जाता है तो उसका जो दुख होता है, और अगर आपने कोई आपके लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसका जो दुख होता है, वो एक यूनिट होता है और दोनों को एक ही माना जाएगा। तो उनका बोलना था कि अगर ये लॉ है, इसकी वैलिडिटी हमको चेक करनी है, तो इस थ्योरी से हम कर सकते हैं कि इससे कितना दुख होता है और इससे कितना सुख होता है, और अधिकतम लोगों का होता है। तो यहां पे क्या है कि जो सुख है, ठीक, ये जो है ये बड़ा होना चाहिए मिलने वाले दुख से। तो अगर ऐसी कोई विधि है तो उस विधि का निर्माण किया जा सकता है और उसको प्रचलन में होना चाहिए। जैसे कि एक ऐसी विधि करते हैं कि चोरी जो किया जाए, चोरी जो है, तो चोरी से जब उसको दंड मिलेगा, और ये दंड जो है, दंड की जो मात्रा है, तो दंड की मात्रा से उसको जो दुख होगा, ये दुख चोरी की हुई संपत्ति से उसको जो सुख मिलेगा ना, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ही ये दंड जो है वो प्रभावशाली होगा, और ऐसे नियमों को रखना चाहिए। तो ये बोलना था जेरेमी बेंथम का। तो इसकी डिटेल क्लास हम अलग से लेंगे, उपयोगितावाद के सिद्धांत के बारे में जेरेमी बेंथम के लिए। अब हम देखते हैं ऑस्टिन के बारे में। तो देखिए, इनका जो काल था वो 1790 से 1859 तक का था। और ऑस्टिन भी बेंथम की तरह ही ना प्राकृतिक विधि और तात्विक आदर्शवाद के घोर विरोधी थे दोनों। बेंथम ने कानून के सुधार के लिए बहुत बड़ा काम किया था। और बेंथम के बारे में एक चीज और मैं बताऊं कि वो बहुत कटु आलोचना करते थे जजेस की। और बेंथम ने कानून के सुधार के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। और ऑस्टिन ने कहा, मतलब ऑस्टिन का ये बोलना भी ठीक था कि लेकिन सुधार के पूर्व हमें यह देखना चाहिए कि कानून वास्तव में वर्तमान समय का है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा ऑस्टिन ने, कि कानून संप्रभु का आदेश है, कमांड ऑफ सॉवरिन। ठीक है, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरिन। तो अतः उनके व्यक्तित्ववाद और कानून और नैतिकता को अलग अलग रखने पे जोर दिया था। तो उनका बोलना क्या था कि आप क्या करिए, व्यक्तिवाद को और लॉ को और मोरालिटी को, इन सबको आप अलग रखिए। और फिर भी अगर इस चीज को भी देखें हम, तो क्या था कि अगर इन चीज को आप निकाल दे, जैसे ऑस्टिन के बारे में बात करें तो उनका, वो ये बोलते थे कि मोरालिटी अलग रख दो, लॉ को अलग करो, ठीक है, और व्यक्तिवाद जो है उसको अलग कर दो आप, और उसके बाद लॉ का स्टडी करो। तो उसके बावजूद भी अगर हम देखें, जबकि वर्तमान समय में क्या है कि आज स्टेट की जो परिभाषा है ना वो बदल गई है, तो उस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो भी ऑस्टिन का योगदान आप भुलाया नहीं जा सकता है। और आज भी इनको फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल माना ही जाता है। तो अब यहां पे देखिए कि इनकी जो थियरी थी वो क्या है, कि इन्होंने बोला था कि लॉ जो है, ठीक है, इसके तीन मतलब जो प्रॉपर्टीज है उनको बताया था कि विधि संप्रभु का समादेश है, मतलब लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरिन। ठीक। दूसरी चीज है कि सॉवरेंटी वाली बात करें तो यहां पे बोलना था कि समादेश जो है अनुशास्ती पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, तो सैंक्शन होना चाहिए। और एक और चीज है जिसको आप बहुत कम बुक में देखेंगे, जो ड्यूटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये ड्यूटी की भी बात करते थे। तो जो मेन चीज है वो है कमांड, सैंक्शन एंड सॉवरेंटी, मतलब समादेश, संप्रभु और शास्ति। जैसे हिंदी में देखें ना, तो यहां पे क्या है, संप्रभु, समादेश और शास्ति। तो ये तीनों चीज जब आएगी ना, तो आपको यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये जो है ऑस्टिन ने लॉ के लिए जो गुण है उनको बताया था, ये तीन चीजें होनी ही चाहिए विधि में, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि विधि संप्रभु का समादेश है, समादेश जो है संप्रभु द्वारा ही जारी किया जाता है, और समादेश अनुशास्ति पूर्ण होता है, मतलब उसके पीछे शास्ति होती है, ठीक है, दंड की व्यवस्था
होती है, तो ही वो लॉ जो है वो लॉ कहलाता है। ठीक, तो ये था ऑस्टिन के बारे में हमने देखा। अब उसके बाद हम देखते हैं ग्रे के बारे में। तो देखिए, ग्रे जो है वो ऑस्टिन के आदेश शब्द से बहुत चिढ़ते थे। जो कमांड वर्ड था ना ऑस्टिन का, उससे वो बहुत चिढ़ते थे। वो ये बोलते थे कि कानून की व्याख्या करते समय, जब भी हम कानून की व्याख्या करें, तो कानून तो जो होता है वो राज्य द्वारा निर्मित होता है, इसके तो समर्थन करते थे वो। लेकिन वो ये बोलते थे कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो धर्म, प्रकृति और नीति के अनुसार हो। कानून वह नहीं होता है जो होना चाहिए। ठीक है और होना चाहिए में अंतर, सीधी सी बात मैं आपको बताया कि है और होना चाहिए में जो एनालिटिकल स्कूल है वो अंतर बताता ही है। वो मान के चलता है कि है और होना चाहिए में अंतर है, और कानून जो है वो वास्तव में है, मतलब जो है, जो एग्जिस्ट करता है। लेकिन उनके अनुसार प्रभु सत्ता कोई कानूनदाता नहीं होता है। उनका क्या बोलना था कि जो संप्रभु है वो विधियों का निर्माण, मतलब उसके द्वारा, जो संप्रभु है उसके द्वारा विधियां नहीं आई हैं। उनके अनुसार क्या है, जो संहिता होती है वो स्वयं कानून नहीं होता है। ठीक, जो स्टेट्यूट्स हैं ये जो हैं ये क्या है, स्वयं लॉ नहीं है। ठीक है, ग्रे का बोलना था कि वह तो और कई स्रोतों की तरह कानून का एक स्रोत बस है। ठीक, तो ये जो है, जैसे हम लॉ के जो सोर्सेज मानते हैं उसमें से एक सोर्स इनको वो ये मानते थे कि जो संप्रभु है वो एक, ऑस्टिन का मानना क्या था कि एकमात्र स्रोत जो है वो संप्रभु है, सॉवरीन है। लेकिन ग्रे का मानना यह था कि वो अन्य स्रोतों की तरह ही एकमात्र स्रोत है, एकमात्र स्रोत नहीं है वो, है ना। और क्या है कि कई स्रोतों की तरह कानून का भी एक स्रोत जो है वो स्टेट, मतलब जो स्टेट है या सॉवरीन है, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। तो ये ग्रे का मानना था इनके लिए। अब हम बात करते हैं सामंड की। तो सामंड का बोलना क्या था कि ये देखो, ये क्वेश्चन पूछता ही है, पिछली बार पीएससी में भी पूछा था कि लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक, तो न्याय प्रशासन के लिए लागू किए जो सिद्धांत हैं, ठीक है, मान्यता प्रदान की जाती है और उनको लागू किया जाता है, वो विधियां होती हैं। तो अब यहां पे देखो, कंपेयर करके हम देखते हैं कि सामंड और ग्रे जो है इनके विचारों में ना बहुत समानता थी। वो दोनों कहते थे कि विधि सिद्धांतों का एक निकाय है। ठीक है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है, और क्या है कि न्याय प्रशासन में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट है। ठीक, अब ये मानना था सामंड का। तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है और ये पूछता है, ठीक है, एग्जाम वगैरह में। अब उसके बाद देखो, हॉलैंड के बारे में हम पढ़ते हैं कि ऑस्टिन, जो ऑस्टिन ने क्या किया था कि सामान्य सिद्धांत और आवश्यक सिद्धांत में भेद किया था। तो इन सिद्धांतों को जो आगे चल के क्या किया, हॉलैंड ने और डेवलप किया। और हॉलैंड के अनुसार क्या था कि विधि जो है वो मानव व्यवहार का साधारण नियम है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है, उनके लिए रूल्स हैं ये, जो क्या करते हैं, बाह्य कार्यों का ज्ञान रखता है और प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो विधि की परिभाषा इन्होंने ये दी थी। तो ये क्या है, जैसे ये मानव माने तो इसके जो बाह्य आचरण है, ठीक है, एक्सटर्नल बिहेवियर जो है, इसको ही नियमित करता है ये। ठीक, आप अपने मन में किसी की हत्या करने को सोच रहे हो तो उसके लिए लॉ नहीं बनाया जा सकता है ना। लेकिन आप अगर किसी का हत्या का प्रयास करते हो या हत्या करते हो तो उसके लिए लॉ बनाया जा सकता है। तो एक्सटर्नल बिहेवियर मतलब बाह्य आचरण को ही नियंत्रित कर सकती है विधि। ये बोलना था हॉलैंड का। उन्होंने और ये कहा कि विधि शास्त्र का संबंध उन विभिन्न संबंधों से है जो वैधानिक नियमों द्वारा नियमबद्ध किए जाते हैं। इसका संबंध उन वैधानिक नियमों से नहीं है, ठीक है, जो इन विभिन्न संबंधों को नियमबद्ध करते हैं। तो उस तरीके में हमको नहीं जाना है। ये क्या किया जाता है कि नियमों द्वारा नियमबद्ध किए जाते हैं, उनको ही देखना होता है। अतः इसका संबंध किससे है, वैधानिक नियमों से नहीं है, बल्कि उनके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले संबंधों से है। मतलब उन नियमों को हम कैसे लागू करवाते हैं उससे है। और यहां पे जब हम बात करें जैसे कैल्सन, ठीक है, तो इस ज्यूरिस्ट की बात करते हैं हम, तो इन्होंने क्या किया था, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया था। ठीक है, शुद्ध विधि, विशुद्ध विधि का सिद्धांत के नाम से जानते हैं हम इसको। तो इन इसमें क्या अंतर था,
कि इन्होंने क्या किया कि विधि के जो बाकी जो चीजें हैं जैसे समाज है, सोसाइटी, इन सब चीजों को बहुत अलग कर दिया, पॉलिटिक्स, राजनीति वगैरह इन सब से अलग करके लॉ को प्योर फॉर्म में रखा था। ठीक है, तो ये भी हम जब केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए आप ये जानिए कि इनका मानना, इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम, और इन्होंने क्या किया था कि इसको प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि केल्सन ने क्या किया कि विधि से संबंधित अन्य जो और चीजें होती है ना, जैसे समाज हो गया, सोसाइटी है आपका, और जो भी कारक होते हैं, इन सभी कारकों को उन्होंने अलग कर दिया था विधि से, और उसके बाद विधि का अध्ययन किया और अपना जो थ्योरी है वो डेवलप किया था। इसीलिए इसको प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ में और कुछ ज्यूरिस्ट हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। इहरिंग है, ठीक है, जेलिंग है, जर्मनी के थे, जेनी रिपर्ट्स फ्रांस के हैं। ठीक है, आदि ये और जो ज्यूरिस्ट है ना, इन्होंने क्या किया कि ऑस्टिन के जो सिद्धांत हैं, ठीक, ऑस्टिन का जो सिद्धांत था उसका समर्थन किया है इन सभी ने मिलकर। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो एनालिटिकल स्कूल है उसके लिए मुख्य बातें जो हैं वो क्या हैं, आप मान सकते हैं कि ये जो एनालिटिकल स्कूल के ज्यूरिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि विधि जो है वो, विधायन जो है विधि का मूल स्रोत है, और विधि जैसी है मतलब एज इट इज जो है और होना चाहिए में अंतर है। और ये मानते हैं कि विधि जो है मतलब जो लागू है उसी विधि का अध्ययन करना ही ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। एनालिटिकल स्कूल का मानना ये था। अब देखो, अब हम ना ये जानने का प्रयास करेंगे कि इंडिया में क्या पोजीशन है एनालिटिकल स्कूल का। ठीक, तो देखो, वर्तमान भारत जो है, अभी जो भारत है उसमें ब्रिटिश कालीन के जो इंपरेटिव लॉ का जो है ना, जो आदेशात्मक, वो आपका क्या बोलना चाहिए, प्रमाणवाद था, आदेशात्मक जो वाद है उसका कोई स्थान नहीं है। ठीक, क्योंकि संविधान, जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, और कल्याणकारी राज्य में सर्वोपरि क्या होता है, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का एक साधन है। ठीक, जिसका प्रयोग क्या करते हैं कि शासन द्वारा लोकहित को बढ़ावा देने में, उनका संवर्धन करने में, उनको लागू करवाने में, इन सब चीजों का केवल ये साधन मात्र है। जो कानून है वो क्या करता है, जो विधि है वो उसको काहे एक साधन मात्र है बोलता है। ठीक है, कि वो क्या करता है कि कल्याणकारी राज्य बनाने में ये एक साधन के रूप में कार्य करती हैं विधियां। तो यहां पे आप एक केस देखेंगे, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 1993 का केस है, SC 2178। तो इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये अपना मत अभिव्यक्त किया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य की अनदेखी न की जाए। तो हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त, जो हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरकार अनदेखी नहीं करे। ठीक, तो इस प्रकार ये था आपका एनालिटिकल स्कूल, जिसको मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम जो, जैसे ऑस्टिन की थ्योरीज हैं, हॉलैंड